हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। बच्चों, स्वागत है आपका 11th एमएच स्टेट बोर्ड के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के लेक्चर में। और हम देख रहे हैं फिलहाल सीरीज नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट का नाम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो बेसिकली हमने इसमें थ्योरी स्टार्ट कर दिया। थ्योरी में हमने बुक कीपिंग का मीनिंग देख लिया, अकाउंटेंसी क्या होता है देख लिया, इसका डिफरेंस भी देख लिया। और आज हम फाइनली इसके 4th एपिसोड में पहुंच चुके हैं। 4th एपिसोड का कंटेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। सर क्या मजाक कर रहे हो? एपिसोड नंबर 2 में भी यही कंटेंट, 3 में भी यही, 4th में भी यही, आगे बढ़ ही नहीं रहे। अरे बच्चों, बेसिक कंसेप्ट जैसे कि आपको लैंग्वेज सीखने, एबीसीडी सीखने में बहुत टाइम लगा था, उसके बाद जब लैंग्वेज सिखाई तो फटाफट से आपने कैच कर लिया, क्योंकि आपने एबीसीडी सीखने पर टाइम स्पेंड किया। अभी हम वही तो कर रहे हैं यार, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। बच्चों ये टॉपिक ऐसे है ना, ये टर्मिनोलॉजी जो हम सीखने वाले हैं, जो सीख रहे हैं, बेसिकली ये टर्म्स हमें पूरे अकाउंट्स में काम में आएगा आगे। अकाउंट्स मतलब अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। जब ये लैंग्वेज पढ़ोगे तो ये लैंग्वेज समझेगी कैसे? जब उनके उस लैंग्वेज के वर्ड्स का मीनिंग पता हो। तो वैसे ही ये अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये सब्जेक्ट अगर पढ़ना है तो ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए इनके वर्ड्स के मीनिंग पता हो, उसी पे हम फिलहाल काम कर रहे हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो हम सीख रहे हैं। एक टर्म याद रखो बच्चों, हर कंसेप्ट रिलेवेंट है, कहीं ना कहीं काम में आएगा। तो एक बार आगे जाने से पहले पीछे जाते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था। सो लेट्स सी बच्चों, रीकैप में देखो। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रीवियस एपिसोड में एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। बेसिकली 3 टाइप के एक्सपेंडिचर। अभी मैं थोड़ा फास्ट में बताऊंगा, क्योंकि वो पूरा लेक्चर 45 मिनट्स का था, या हार्डली 5 से 10 मिनट में रिकैप खत्म करना है। सो फटाफट से बताता हूँ। फिर भी अगर कुछ कंसेप्ट ना समझे तो इमीडिएटली पूछो। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो इमीडिएट मतलब रिकॉर्डिंग लेक्चर खत्म होने के बाद तुरंत कॉल करके पूछ लेना जो भी डाउट है। नाउ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब अगर हमने कोई अमाउंट स्पेंड किया, ओके, फॉर एनी कंसिडरेशन, बदले में कुछ मिला, उसके बदले अगर हमने पैसा पे किया तो वो होता है एक्सपेंडिचर। ओके, उसमें फर्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफ वी इनकर एक्सपेंडिचर टू एक्वायर सच थिंग विच गिव अस लॉन्ग टाइम बेनिफिट। अगर हमने कोई ऐसे चीज पे खर्चा किया जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए मिलने वाला है, तो ये होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, जैसे कि हमने मशीनरी परचेस किया, बिल्डिंग लिया, लैंड लिया, तो ये लॉन्ग टर्म एसेट है, लॉन्ग लाइफ है ना उसकी, तो ये हो गए फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स अगर परचेस किए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों, बिजनेस में डे टू डे लाइफ में जो खर्चा किया जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से कम टाइम के लिए मिलने वाला है, ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि सैलरी पे की, तो सैलरी पे किया तो बेनिफिट कितना मिलेगा? ऑफकोर्स 1 मंथ यार। सैलरी पे किया तो एक ही महीना काम करेगा ना वो एम्प्लॉय। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट हमें शॉर्ट टर्म के लिए मिल रहा है 1 साल से कम, तो ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेंट पे किया, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, दिस ऑल इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं जो है तो रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या, ये कोई एसेट वगैरह नहीं है, लेकिन उसका बेनिफिट फिर भी लॉन्ग टर्म मिल रहा है। जैसे कि एडवर्टीजमेंट, मैंने हेवी एडवर्टीजमेंट किया, 10 लाख रुपए खर्चा कर दिया एडवर्टीजमेंट पे, गली गली में शोर है, केकेसीए का नाम है नहीं नहीं वो चोर भी नहीं भाई केकेसीए का नाम है हर जगह पे। तो 10 लाख रुपए खर्चा किया, इसका बेनिफिट मुझे सिर्फ इस साल नहीं, लॉन्ग टर्म मिल रहा है। 2 साल, 5 साल, 10 साल मुझे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। देखा जाए तो एडवर्टीजमेंट ये कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये कोई एसेट थोड़ी हमारी, ये खर्चा है, लेकिन बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिल रहा है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट इज 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। बेसिकली डिस्काउंट मतलब क्या? कंसेशन और अलाउंस गिवन बाय सेलर टू बायर। जो कंसेशन दिया जाता है, 100 रुपीज की चीज अगर हमें 80 में मिल रही है, मतलब कुछ कम किया ना 20 रुपीज, ये हो गया डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में 2 टाइप बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली होलसेलर रिटेलर को देता है जब बल्क परचेस किया जाता है। बल्क परचेस के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। वो नॉर्मली एमआरपी या वी कैन से लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं पे भी नहीं लिखा जाता। ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये पॉइंट याद रखना। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको जल्दी सिखाऊंगा जब हम प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कि ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखता तो कहां पे जाता है, क्यों नहीं दिखता, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जब आएगा तो। नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट का सेकंड टाइप है कैश डिस्काउंट। बच्चों, डिस्काउंट गिवन, जो भी डिस्काउंट दिया जाता है फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। मतलब मैंने आपको बोला भाई अपनी फीस 10,000 है, 2 दिन में दे तो 8,000 फीस रहेगी, तो मैंने आपको डिस्काउंट दिया, क्यों दिया? प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, ये हो गया कैश डिस्काउंट, ठीक है। सो अगर सेलर बायर को डिस्काउंट दे रहा है फॉर अर्ली पेमेंट, फटाफट से पेमेंट मिल जाए, प्रॉम्प्ट पेमेंट हो जाए, इसलिए अगर डिस्काउंट दिया तो वो होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। आइदर वो स्पॉट पेमेंट के लिए भी हो सकता है, स्पॉट पेमेंट मतलब इमीडिएट, ठीक है। नेक्स्ट,
सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब ऐसा पर्सन जिसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, ठीक है, जिसके एसेट ज्यादा है और लोगों का देना कर्जा कम है, तो ये होता है सॉल्वेंट पर्सन। और इनसॉल्वेंट पर्सन मींस पर्सन हुज लायबिलिटीज आर मोर, कर्जा बहुत हो चुका है, लायबिलिटी मतलब कर्जा, और एसेट बहुत कम है, जैसे कि विजय माल्या, नाम तो सुना ही होगा, विजय माल्या भाई, लिव लाइफ किंग साइज लाइफ जी ली, और अब इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, दीवारा निकल चुका है, हम लुट गए, लुट गए, ऐसा गाना गाने वाला विजय माल्या अब दिवाला निकल चुका है, वो इंसॉल्वेंट पर्सन है, क्योंकि विजय माल्या जी, काय का जी, विजय माल्या पे लोन है 9,000 करोड़ का, और इतनी प्रॉपर्टी है नहीं, तो लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स, तो ये इंसॉल्वेंट पर्सन। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग ईयर बच्चों, 12 मंथ्स का अकाउंटिंग ईयर होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। नेक्स्ट, ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जो ऐसे बिजनेस होते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं, बिजनेस परचेस एंड सेल क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, वो होता है ट्रेडिंग कंसर्न। और नॉट फॉर प्रॉफिट, नाम में ये नॉट फॉर प्रॉफिट, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है। भाई ऐसा भी कोई होता है दुनिया में हाँ भाई होता है, ऐसा भी कोई दुनिया में होता है जो प्रॉफिट कमाना नहीं चाहता, तो ये होता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अब नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का एग्जांपल अगर दे तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, जो मतलब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल्स कुछ होते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल, जैसे मैंने आपको कॉटेज का एग्जांपल दिया था, कॉटेज मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, 10 रुपए में आपको ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, मेडिसिन भी दे रहे हैं, इंजेक्शन भी दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं, सर्विस प्रोवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज गुडविल, अरे गुडविल बोले तो अपना नाम है, अपना ब्रांड है, अपना बड़ा बड़ा नाम, भाई बच्चा बच्चा अपने को जानता है, ये होता है बिजनेस का रेपुटेशन, बोले तो गुडविल। सो गुडविल ये बिजनेस का रेपुटेशन है, और ये बिजनेस की एक एसेट है, लेकिन इनटेंजिबल एसेट है, विच वी कैन नॉट सी, विच वी कैन नॉट टच। सो मेरा बहुत बड़ा नाम है, कितना बड़ा नाम, आप भी नहीं देख सकते, मैं भी नहीं देख सकता, ये दिखने वाली चीज है ही नहीं, ठीक है। सो ये है गुडविल। नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉस, बच्चों जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट के कंपैरिजन, अगर मैंने कोई चीज 100 रुपीज में खरीदी और 130 में बेची, ज्यादा प्राइस में बेचा ना, मतलब मुझे प्रॉफिट होगा। और अगर लॉस की बात करूं मैं, एग्जैक्टली अपोजिट, जब कॉस्ट ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम हो, मतलब मैंने जो जो चीज 100 में खरीदी थी वो मैंने 90 में बेच दी, अरे अरे बहुत नुकसान हो गया, ये हो गया लॉस, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम और रेवेन्यू। इनकम में क्या है, इट इज रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उसे इनकम, उसे तो बोलते ही है, मतलब एक्चुअली जो बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से जो कमाया वो होता है रेवेन्यू, ठीक है। और बिजनेस ट्रांजैक्शन के अलावा, जैसे कि मुझे इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिला, ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस फीस, मतलब क्लासेस है ना, तो फीस मिला, ये मेरा रेवेन्यू है। फीस के अलावा मुझे इंटरेस्ट मिला, किसी कंपनी से मैंने शेयर्स लेकर रखे तो डिविडेंड मिला, तो ऐसा कुछ अगर इनकम होता है, अदर इनकम, तो वो होता है इनकम की कैटेगरी में, रेवेन्यू में नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड नेटवर्थ। बच्चों हम एसेट्स देख चुके, एसेट तक ही आए थे, तो एसेट फटाफट से रिवाइज करते हैं। एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन्ड, any physical thing or right owned that has a monetary value is an asset। अगर कोई भी फिजिकल थिंग, हमारे पास अगर कोई भी फिजिकल थिंग है जिसपे हमारा हक है, जिसपे हमारा राइट है, राइट ओन्ड दैट हैज मॉनेटरी वैल्यू, उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी है, उससे बोलते हैं एसेट। जैसे कि गुडविल है, पेटेंट है, बच्चों कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर है, फर्नीचर है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, ये क्या है, मेरी एसेट्स है, ठीक है। तो ऐसे एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, वो होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, जैसे गाड़ी, बंगला, ये वाले मैंने बोले वो फिक्स्ड एसेट्स है। नेक्स्ट इज करंट एसेट, दौलत और शोहरत दौलत शोहरत मतलब कैश में, मेरे पास कैश बैलेंस है, या फिर बैंक बैलेंस है, या फिर मुझे कस्टमर से पैसे लेने बाकी है, तो अगर ऐसा कुछ रहा तो इसकी लाइफ 1 साल से कम है ना यार, ऐसा थोड़ी सर, कैश तो आप 10 साल तक रख सकते हो, अरे हाँ मेरे भाई रख सकते हैं, लेकिन हम वही नोट संभाल के रखते हैं क्या, नहीं, पैसे आते भी है जाते भी है, तो ये नॉर्मली इसकी लाइफ कम होती है 1 साल से, तो ये करंट एसेट्स में आता है। एंड लास्ट इज फिक्टिशियस एसेट्स, दिस एसेट्स नॉट रिप्रेजेंटेड बाय टेंजिबल पोजीशन, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो ये इमेजिनरी एसेट्स है, यहाँ पे दिया देखो इमेजिनरी एसेट, इसको एक्चुअल में कुछ वैल्यू नहीं है। देखो बच्चों मैंने एडवर्टाइजमेंट पे बहुत खर्चा किया, ये भी मेरी एसेट है, लेकिन ये एसेट मैं किसी को बेच सकता हूँ क्या, नहीं, दिस आर जस्ट फिक्टिशियस एसेट, रियल में ऐसा कुछ एसेट है नहीं, वो इमेजिनरी एसेट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था अपना बड़ा वाला 10 मिनट का रिकैप, और 10 मिनट के रिकैप के बाद आज हम देखने वाले बच्चों बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, हम बढ़ते अब थोड़ा सा आगे, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज ही है लेकिन उसमें हम आगे के पार्ट में बढ़ते हैं। सो लेट्स सी liabilities, amount payable by business
टू अदर्स इज नोन एज लायबिलिटी। जो पैसा एज अ बिजनेस हमें किसी आउटसाइडर को पे करना बाकी है उसे बोलते हैं लायबिलिटी। ओके, कर्जा, जैसे हम कर्जा बोलते हैं ना, भाई अपने ऊपर कर्जा है, इसको देना है, उसको देना है, इसको देना है, उसको देना है, जिस जिसको देना है, भाई ये अपना लायबिलिटी है। इट इज डेट, इट इज डेब्ट और अमाउंट ड्यू फ्रॉम बिजनेस टू अदर्स। ये सीधा सीधा ऐसा अमाउंट है जो बिजनेस को किसी आउटसाइडर को पे करना है। ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या आ सकता है, फॉर एग्जांपल बिजनेस ने लोन ले लिया, लोन टेकन है, तो ऑफकोर्स ये लायबिलिटी हो गई। या फिर क्रेडिटर्स है। बच्चों क्रेडिटर्स मतलब कौन, याद है किसी को, हमने देखा है ना क्रेडिटर्स, बोलो भाई। जिसको पैसा देना है। यस, वेरी नाइस। डेटर, डेटर मतलब जिससे लेना है, हाँ। क्रेडिटर देखो, अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे, ऐसा पर्सन जिन्हें हमें मतलब बिजनेस को पे करना है वो होता है क्रेडिटर। तो पे करना है मतलब ये भी लायबिलिटी हो गई ना, कर्जा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, नई कंसेप्ट है, मस्त अच्छी कंसेप्ट है। फ्यूचर में भी ये नाम आएगा, वो हिसाब से मैं आपको समझा के रखता हूँ। मेरा करंट अकाउंट है, जस्ट अ सेकंड। बच्चों बैंक में करंट अकाउंट होता है, नाम सुना होगा तो अच्छी बात है। सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, ठीक है ना। सो डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट होते हैं, उसमें अगर मेरा करंट अकाउंट होगा, करंट अकाउंट नॉर्मली सिर्फ बिजनेस का होता है। करंट अकाउंट किसी इंडिविजुअल का नहीं हो सकता, वो सिर्फ बिजनेस का ही होता है। ठीक है, अब बिजनेस का करंट अकाउंट तो है, मानो कि मेरे अकाउंट में अभी फिलहाल 2 लाख रुपए, मेरे करंट अकाउंट में फिलहाल 2 लाख रुपए है। अब सवाल ये आता है कि मैं 2 लाख से ज्यादा पैसे निकाल सकता हूँ क्या? व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट? अगर मेरे अकाउंट में 2 लाख है तो उससे ज्यादा मैं निकाल सकता हूँ क्या बैंक से? नहीं। बोलो भाई जल्दी जल्दी। नहीं। नहीं। ठीक है सर, ये तो लॉजिकल बात है सर, इसमें सोचना क्या है? सिंपल सी बात है, अगर हमारा बैंक में अकाउंट होता है, बैंक में जितना आप पैसा रखोगे उतना ही निकाल सकते हो ना, उससे ज्यादा कैसे निकालेंगे सर? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यस बच्चों, आपकी सोच आपकी जगह पे एकदम परफेक्ट है। जितना बैलेंस है उससे ज्यादा तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन ये होने वाला है पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे वर्क करता है मैं आपको वो बताता हूँ ठीक से, ध्यान दो। मेरे करंट अकाउंट में 2 लाख रुपए, ठीक है, इसके अलावा बैंक ने मुझे ओवरड्राफ्ट का लिमिट दे के रखा है। सर लेकिन ओवरड्राफ्ट क्या है, वो वर्ड ही नहीं समझ रहा और आप बोल रहे ओवरड्राफ्ट का लिमिट दे के रखा है। बच्चों ओवर, ओवर मतलब ज्यादा, एक्सेस, ड्राफ्ट मतलब पैसे निकालना। ओवरड्राफ्ट मतलब जितना अपना बैलेंस है उससे भी ज्यादा पैसे निकालना, उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ओके, सो बैंक ने मुझे लिमिट दे के रखा है कि जितना आपका बैलेंस है बैंक में उससे अलावा आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हो, ये आपका ओवरड्राफ्ट का लिमिट है। ठीक है, जितना भी बैलेंस है उससे 1 लाख रुपए आप ज्यादा निकाल सकते हो। मैंने बोला क्या बात है, बढ़िया। सो टोटल में मेरा बैलेंस बैंक में 2 लाख होते हुए भी मैं 3 लाख रुपए विड्रॉ कर पा रहा हूं, इसका एक सिंपल सा रीजन है, क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब मेरा बैंक में पैसा नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा निकाला हुआ है, मतलब इन शॉर्ट, इन शॉर्ट बैंक से लोन ही लिया ना, सीधा सीधा बोले तो मैंने बैंक से लोन लिया शॉर्ट टर्म के लिए, इसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, सो ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो भी है ये लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी पे एग्जांपल में वो दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या? एक्सपेंसेस पेएबल, मतलब एक्सपेंसेस पेड करने बाकी। जैसे कि अगर मंथ कंप्लीट हो गया, मंथ कंप्लीट हो गया लेकिन अब तक मैंने रेंट पेड ही नहीं किया, अरे अरे रेंट पेड करना बाकी है, ओके, तो ये अपनी लायबिलिटी, रेंट पे करना बाकी है, एक्सपेंसेस है लेकिन पेड नहीं किया, तो ये भी अपनी लायबिलिटी। तो सिंपल सी बात, कंक्लूजन क्या है? अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू अदर, अगर बिजनेस को किसी को भी पैसा देना है वो उसके लिए लायबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, सेम एसेट जैसा ही है बच्चों। फिक्स लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। फिक्स में देखो, वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड इन द बिजनेस इज फिक्स लायबिलिटी। बिजनेस में बहुत बड़ा सोर्स होता है पैसे का, फिक्स लायबिलिटीज। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ
एक तो वो कैपिटल हो सकता है, सिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। ओके, अब एक एक का मीनिंग समझाता हूँ। पहले तो फिक्स लायबिलिटी मतलब क्या? ऐसा लायबिलिटी जो हमें पे करना है आफ्टर मोर देन 1 ईयर्स, 1 और मोर नहीं, मोर देन 1 ईयर्स। मतलब हमारे पास ज्यादा टाइम है, हमें शॉर्ट टर्म में फटाफट से पैसा पे नहीं करना है, 1 साल से ज्यादा टाइम के बाद अगर हमें लोन पे करना है तो ये हो गया फिक्स लायबिलिटी। ओके, तो उसमें एग्जांपल हमें क्या क्या दिया? कैपिटल। बच्चों ओनर जो पैसा लाता है ना बिजनेस में, मतलब मैंने केकेसीए स्टार्ट किया, मैं ओनर हूं, तो मैंने पैसा लाया बिजनेस में, तो ये क्या हो गया? कैपिटल। ठीक है, उसके बाद सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मतलब अगर हमने बैंक से लोन लिया जिसके अगेंस्ट कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, जिसे मॉर्गेज वर्ड है प्रॉपर। सो अगर हमने बैंक से कुछ लोन वगैरह लिया और उनके पास प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, म्हणजे तारण ठेवला आहे, दैट मीन्स वी मॉर्गेज अवर प्रॉपर्टी टू बिजनेस, बैंक के पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखा हुआ है, तो इसे बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। ये भी अपनी लाइबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, नाम में ये बैंक से लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल 20 साल के लिए लोन लिया भाई, 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए लिया ना तो फिक्स लाइबिलिटी बन गई। ठीक है, नेक्स्ट करंट लाइबिलिटी क्या होगा फिर? अरे यार, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पेबल विद इन ईयर, ऐसी लाइबिलिटी जो हमें 1 साल के अंदर पे कर देनी, वो हमारी करंट लाइबिलिटीज है। करंट लाइबिलिटीज अराइजेज इन रेगुलर करंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ये डे टू डे बिजनेस में करंट लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। जैसे कि क्रेडिटर मतलब सप्लायर को पेड करना है, या फिर बिल्स पेबल है, मतलब कुछ बिल वगैरह पे करना बाकी है, तो ये अपनी करंट लाइबिलिटी है। मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो नॉर्मली हम 1 साल के अंदर पे कर देंगे। ओके, नेक्स्ट नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल, तीन तीन नाम दिए एक ही चीज को, एक तो नेटवर्थ बोलो, या फिर ओनर की इक्विटी बोलो, या फिर कैपिटल बोलो। हमारे लिए सिंपल सा वर्ड, सबसे सिंपल हम याद रखेंगे वो है कैपिटल। कैपिटल नाम याद रखना है। ठीक है, पूरे अकाउंट्स में कैपिटल वर्ड बहुत बार काम में आने वाला है। तो देखो, अमाउंट ऑफ फंड्स, amount of funds provided by a proprietor in the business is called capital. Okay, बच्चों केके कॉमर्स एकेडमी, दैट इज कुणाल कटारिया चार्टर्ड अकाउंटेंट और कुणाल कटारिया कॉमर्स एकेडमी, जिस भी नाम से आप जानो, तो ये केके मैंने स्टार्ट किया खुद ने। किस किस के साथ? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने अकेले ने स्टार्ट किया, क्या बात है। तो सर पैसा किसने लाया? अरे मैंने लाया ना, मेरा क्लास है, मैं सब कर रहा हूँ, तो मैं ही पैसा लाऊंगा, मैंने ही पैसा लाया बिजनेस में। ये क्या हो गया? कैपिटल। सिंपल सी बात है। जो भी बिजनेस का, अभी सवाल ये है कि सर ये प्रोपराइटर मतलब क्या? सर यही नहीं समझ रहा ये वर्ड क्या है प्रोपराइटर। अमाउंट ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय प्रोपराइटर को हम दूसरा सिंपल नाम से जानेंगे, ओनर। हाँ, बहुत सिंपल नाम है ना। जो भी फंड प्रोवाइड किया है बिजनेस के ओनर ने, खुद ओनर ने पे किया है, प्रोवाइड किया बिजनेस में, इसे बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, या फिर इसी का दूसरा एक डेफिनेशन है कैपिटल का, एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज, मतलब लायबिलिटी के कंपैरिजन में एसेट जितने ज्यादा होंगे वो रहेगा कैपिटल। और उसी का इक्वेशन भी बन गया, देखो यहाँ पे, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो याद रखना, जो भी बिजनेस में हम ला रहे हैं बच्चों, जैसे कि मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया ना, केके स्टार्ट किया, तब तो मैंने बिजनेस में बहुत चीजें लाई। मतलब मैंने बिजनेस में कैश भी लाया, बैंक बैलेंस भी लाया, मैंने मान लो घर से टेबल वगैरह लाया, मेरे पास लैपटॉप था, पर्सनल प्रॉपर्टी मेरी, वो भी मैंने बिजनेस में लाया। तो ये सब चीजें क्या हो गई, मैंने अपने होम से, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी से बिजनेस में लाई ना, इसे ही बोलते हैं कैपिटल। फिर वो कोई भी चीज हो, सिर्फ कैश होगा इट इज नॉट नेसेसरी, सिर्फ कैश लाया मतलब गुडविल लाया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सॉरी, कैश लाया मतलब कैपिटल लाया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखो, इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 4 lakhs, अभी अभी हमने इक्वेशन देखा ना बच्चों, इक्वेशन वापस याद दिलाता हूं, क्या है? कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। ओके, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 4 lakhs, ये रहा कैपिटल, कैपिटल 4 lakhs एंड क्रेडिटर्स 2 lakhs। बच्चों मुझे ये बताओ आप, क्रेडिटर्स अपना एसेट है क्या लायबिलिटी? लायबिलिटी। वेरी नाइस, लायबिलिटी, क्योंकि क्रेडिटर्स का मीनिंग मैंने अभी अभी बताया यार, द पर्सन टू हुम बिजनेस ओज, बिजनेस को जिसे पे करना है, तो ये अपनी लायबिलिटी है, लायबिलिटी आएगी 2 lakhs। ठीक है, एसेट तो हमें पता ही नहीं है, एसेट तो हमें ढूंढना है,
सो क्या करेंगे, सिंपल सा अकाउंटिंग इक्वेशन है ये। अगर LHS RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, सो ये अगर राइट साइड का आइटम लेफ्ट साइड में जाए 4+2 हो जाए 6 लाख रुपीज, तो 6 लाख रुपीज ये आ जाएगा टोटल एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट, इफ टोटल एसेट इज 1,50,000, हमारा इक्वेशन वापस एक बार लिख लेते हैं। इक्वेशन हमने पढ़ा था क्या है, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। ओके, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। अब देखो आगे, टोटल एसेट्स इज 1,50,000। ओके, 1,50,000 टोटल एसेट है एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर 50,000। आउटसाइड के लायबिलिटी 50,000 है, ये जो लायबिलिटीज है ये 50,000 है। देन कैपिटल कितना, अरे ऑब्वियसली सी ऑलरेडी यहाँ पे अकेला है, 1.5 लाख में से 50,000 गए, 1 लाख आ जाएगा अपना कैपिटल। सिंपल। नेक्स्ट, इफ टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस आर 5 lakhs, इक्वेशन में लिख लेता हूँ, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। हमें बोला है कि टोटल एसेट 5 lakhs है, आउटसाइड लायबिलिटी 2 lakhs है और इसमें 2 lakhs आउटसाइड लायबिलिटी, तो कैपिटल कितना होगा 5 - 2, 3 lakhs आ गया कैपिटल। क्या यार तुम भी बच्चों वाले क्वेश्चन पूछते, क्वेश्चन बच्चों वाले थे लेकिन फॉर्मूला बच्चों वाला नहीं था। फॉर्मूला याद रखना है हमें, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। बच्चों लिख लिया करो हर बार, आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको बोलना पड़े कि ये भी लिखो, ये वर्ड लिखो, ये मत लिखो, नोटबुक लेकर बैठो। यू आर क्वाइट सिंसियर बच्चों, आप 11th में आए हो, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि आपको जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं मार्क करके दे रहा हूँ, फटाफट से नोट डाउन कर ले, या फिर एटलीस्ट अगर आप टेक्स्ट बुक लेकर बैठे हो तो वहां पे मार्क कर ले कि ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, फिर स्टोरी सुन लीजिए, फिर आपको एक कंसेप्ट ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। बच्चों हुआ ऐसा, वंस अपॉन अ टाइम, हुआ तो बहुत बुरा, मुझे गम हो रहा है, क्या करें, उस गम के साथ आपको कहानी बताने जा रहा हूं। बच्चों, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, बड़ा बड़ा इंसान हूं मैं, आपको तो पता ही है, कोई डाउट ही नहीं उसमें। अपना एक मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है जहां पे हम गारमेंट्स बनाते हैं। कॉटन जो आता है, रॉ कॉटन, जिसको मराठी में कापूस कापूस म्हणतो अपन। ठीक है, तो जो कॉटन रहेगा वो रॉ कॉटन लाया जाएगा, उस पर प्रोसेस वगैरह करके क्लोथ्स बनाए जाएंगे, रेडीमेड क्लोथ्स बनाए जाएंगे। ठीक है, नाउ ये जो प्रोसेस चल रहा है मेरे फैक्ट्री में, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे वर्कर वगैरह भी काम में रखे हुए। ऑब्वियसली मैं थोड़ी करूंगा ना, मशीनरी वगैरह है, लेकिन वर्कर की भी रिक्वायरमेंट होती है। सो हुआ ऐसा, वंस अपॉन अ टाइम, वन ऑफ द वर्कर हु इज वर्किंग ऑन मशीन, उसका काम क्या था कि ऐसे कॉटन उठाना है और मशीन में डालना है, कॉटन उठाना है मशीन में डालना है। ठीक है, ये उसका काम था, वो ऑटोमेटिकली मशीन में उस पर प्रोसेस हो जाता था। लेकिन किंतु परंतु बंधु हो गई छोटी सी अनहोनी, जो नहीं चाहिए थी होनी वो हो चुकी अनहोनी। हुआ क्या एग्जैक्टली, एक्चुअल में उसका काम क्या था, कॉटन, सिर्फ मशीन में कॉटन डालना, लेकिन भाई उसके ईयरफोन वगैरह लगा हुए थे, गाने बिने सुन रहा था, उसके ही फॉर्म में था, क्या पता क्या हुआ, ऐसे ही कॉटन उठाया, मशीन में डालने गया, आधे हाथ कट हो गए भाई के। भाई देखो देखो, आप देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे इस हाफ हैंड्स कट हो गए उसके। ठीक है, अरे बाप रे, भाई सीरियस डैमेज हो गया, हाथ कट गया, मतलब काम कैसे करेगा बेचारा। सो हैंड्स डैमेज हो गए, फटाफट से मशीनरी बंद किया। तो मैं उस फैक्ट्री का ओनर हूँ, मैंने बोला भाई भाई फटाफट से चलो हॉस्पिटल में, इसको लेके चलो, पूरी ट्रीटमेंट का खर्चा अपन करेंगे, इसको एडमिट करो। ठीक है, मैंने ट्रीटमेंट का सब कुछ खर्चा उठाना एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, हुआ ऐसा, ट्रीटमेंट वगैरह हो गई। ठीक है, ही इज वेल नाउ, बट लेकिन हाथ तो कट चुके, तो हाथ वापस नहीं आया, जान तो बच गई लेकिन हाथ तो गए। अब वो जो लेबर था जिसके हाथ कट गए वो तो शांत था, लेकिन ऐसे टाइम पे सोसाइटी वाले जो लोग हैं, जो आजू बाजू में रहने वाले लोग हैं, वो फटाफट से अलर्ट हो जाते हैं। अरे तेरे हाथ कट गए, हमने सुना फैक्ट्री में कट गए, तूने पैसा नहीं मांगा क्या ओनर को, काय को छोड़ने का, तू 50 लाख मांगना चाहिए था, कोई बोल रहा है 20 लाख मांगना चाहिए था, तूने एम्प्लॉयर को छोड़ना नहीं चाहिए, तू और पैसा डिमांड कर, वो पैसा दे देगा तुझे। अरे बाप रे, इतना उकसाया लोगों ने, वो 4 लोग, क्या कहेंगे 4 लोग, वही 4 लोगों ने इतना उकसा दिया वो एम्प्लॉय को, उसकी फैमिली आ गई मेरे पास, सर हमें 25 लाख रुपए चाहिए। मैंने बोला एडे बिडे हो गए क्या 25 लाख को,
क्या कौन सा तीर मारा तुमने 25 लाख देने के लिए? अरे सर देखो ना, इसके हाथ कट गए, ये अकेला था हमारे फैमिली में कमाने वाला, ये नहीं कमाएगा तो हम कैसे खाएंगे सर, हमें तो 25 लाख रुपए चाहिए। मैंने बोला नहीं मिलेंगे, 25 लाख रुपए लिमिट है, समझता क्या तुमको, इतना पैसा नहीं मिलेगा। बट फाइनली दे आर नॉट रेडी टू एग्री एनी अमाउंट। वो उनका ऐसा था कि 25 लाख रुपए ही चाहिए, और मेरा ऐसा था कि मैं तो 25 लाख तो पे नहीं करने वाला। फाइनली दे वेंट टू कोर्ट। कोर्ट में गए भाई, कोर्ट में मेरे खिलाफ केस फाइल कर दिया। कोर्ट में मेरे खिलाफ केस फाइल कर दिया और बोला कि साहब से हमें 25 लाख रुपए चाहिए। इनके फैक्ट्री में मतलब वाइफ ने केस किया कि मेरे हस्बैंड के हाथ कट हो गए, तो जो बड़े सर है मतलब मैं हूँ, मेरे से उनको 25 लाख रुपए चाहिए, तो उन्होंने केस फाइल कर दिया। अब कोर्ट में केस चल रही है। बच्चों अपने इंडिया का कोर्ट कितना फास्ट है, 4 दिन में रिजल्ट लग जाता है, बराबर आया ना? नो सर, नहीं। नो सर। तो इंडिया के कोर्ट में होता क्या है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसाफ नहीं मिलता माय लॉर्ड, सिर्फ मिलती है तो सिर्फ तारीख और तारीख। भाई महीनों हो गए, सालों हो गए, साला रिजल्ट ही नहीं लगता। सालों तक केस चलती है, यहाँ पे पीढ़ियों तक केस चलती है। अब सवाल ऐसा है, मेरे खिलाफ 25 लाख का उन्होंने केस फाइल किया कोर्ट में, बराबर? तो बच्चों ये मेरी लायबिलिटी है क्या, मुझे 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, क्या लगता है आपको? अगर आपके खिलाफ आया, जो निर्णय आपके खिलाफ आया तो देने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं। अगर मेरे खिलाफ डिसीजन आया तो देने पड़ेंगे, मतलब ये डिपेंड किस पे है? कोर्ट के डिसीजन पे, डिसीजन पे। कोर्ट के और डिसीजन। कोर्ट का डिसीजन ही पेंडिंग है, मतलब मेरी लायबिलिटी, मतलब ये जो लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है भी या नहीं, एक्चुअल में मेरी लायबिलिटी है या नहीं, ये डिपेंड किस पे? कोर्ट के डिसीजन पे। और कोर्ट का डिसीजन क्या आएगा वो भी अनसर्टन है ना, आप बता सकते हो ना हम बता सकते हैं। जो चीज अनसर्टन है, अनसर्टन चीज पे डिपेंड है कि मेरी लायबिलिटी होगी या नहीं होगी, इसे बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी है भी और नहीं भी है। कैसे? अरे फिर मैं केस हार गया तो 25 लाख देने पड़ेंगे, लेकिन नहीं है। कैसे? अगर मैं केस जीत गया तो मुझे कुछ देना नहीं पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, मतलब वो एक्चुअल में लायबिलिटी है भी और नहीं भी। तो देखो, लायबिलिटी विच में अराइज इन फ्यूचर, लायबिलिटी विच में, क्या बोला है, विच में अराइज, कंफर्म नहीं पता, विच में अराइज इन फ्यूचर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड है? हैपनिंग ऑन, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। कुछ सर्टेन इवेंट के होने या, सॉरी सर्टेन नहीं, अनसर्टेन, कुछ यहाँ पे अनसर्टेन चाहिए बच्चों, गलती से सर्टेन हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है उनकी। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। सो ऐसा कोई अनसर्टेन इवेंट है, यहाँ पे अनसर्टेन इवेंट क्या, अपने केस में कोर्ट का डिसीजन, ठीक है। सो जो अनसर्टेनिटी है फ्यूचर में हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, जो इवेंट है उसके होने पे या ना होने पर डिपेंड है अपनी लायबिलिटी रहेगी या नहीं, इसे बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। वी डोंट नो एग्जैक्टली, वी डोंट नो एग्जैक्टली हमारी वो लायबिलिटी है भी या नहीं। कोर्ट में डिसीजन क्या आएगा किसी को नहीं पता, और डिसीजन आएगा उस पर डिपेंड है लायबिलिटी है या नहीं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। एज इट इज नॉट कंफर्म और परफेक्ट लायबिलिटी, इट डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बच्चों क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, ये लायबिलिटी कंफर्म नहीं है, इसलिए इसकी वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, वही दिया हुआ है, फिगर छोटी है। वर्कर मेक्स क्लेम फॉर कॉम्पेंसेशन ऑफ 5000। वर्कर ने 5000 का क्लेम किया है अगेंस्ट द बिजनेस एंड डिसीजन इज पेंडिंग इन द कोर्ट, कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। सो डिपेंड्स है किस पे? कोर्ट के वर्डिक्ट पे। वर्डिक्ट मतलब डिसीजन, कोर्ट का जो डिसीजन होता है ना उससे वर्डिक्ट भी बोला जाता है। सो वो उस पर डिपेंड है हमारी लायबिलिटी रहेगी या नहीं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल। फाइनली हम आगे बढ़े, अब तक हम बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में ही खेल रहे थे ना, फाइनली हम आगे बढ़ गए। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, जस्ट अ सेकंड। अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल देखते हैं बच्चों, लेट्स सी। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। बेसिकली अकाउंटिंग कंसेप्ट का मीनिंग, डेफिनेशन, बहुत कुछ देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन
Accounting is the means of communicating the result of business operation to various parties interested. Okay. बच्चों, अकाउंटिंग ये क्या है? एक जरिया है, मींस मतलब एक फॉर्म है, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेटिंग। ये कम्युनिकेटिंग का एक तरीका है। क्या कम्युनिकेट करना है? रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन मतलब साल भर हमने जो भी किया, परचेस किया, सेल किया, जो भी बिजनेस ऑपरेशंस किए, तो उसका नतीजा क्या आया, उसका रिजल्ट क्या आया, ये कम्युनिकेट करना, दैट इज अकाउंटिंग। ठीक है। सो बेसिकली ये डिस्कशन किससे किया जाता है? बिजनेस के ओनर को भी तो बताना जरूरी है कि एट द एंड बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कितना हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस के क्रेडिटर्स को बताना जरूरी है। क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर्स वगैरह, जिनको पैसे पे करने हैं हमें, उनको भी पता होना चाहिए बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने आप पे भरोसा करके पैसा इन्वेस्ट किया है, उनको तो जरूर पता होना चाहिए बिजनेस का कंडीशन कैसा है। बैंक्स, जिन्होंने आपको लोन वगैरह दिया है, उनको भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बच्चों बैंक के जैसे कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसे बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, वो भी लोन वगैरह प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट और अदर एजेंसीज जो है, गवर्नमेंट या अदर एजेंसीज, उनको भी देखना जरूरी है कि एग्जैक्टली अकाउंटिंग में आपका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट इन द सेंस प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। रिजल्ट का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस। इट इज राइटली कॉल्ड एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसलिए अकाउंट्स को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोला जाता है, क्योंकि लोगों से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने का एक तरीका मतलब अकाउंटिंग। ठीक है। तो इसलिए अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोला जाता है। और एक्चुअल में बिजनेस का लैंग्वेज है ना बच्चों, भाई बिजनेस में कितना प्रॉफिट, कितना सेल, कितना खर्चा, कितना सैलरी, कितना लॉस, कितना प्रॉपर्टी, कितना लाइबिलिटी, जो भी है, ये बिजनेस का लैंग्वेज है। ठीक है। सो इट इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद बिजनेस। अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बट ऑल्सो विद एवरीबडी। बट अकाउंटिंग ये कंसेप्ट बहुत बड़ा है, हर एक पर्सन से इंटरेस्टेड है, रिलेटेड है, हु इज इंटरेस्टेड इन कीपिंग अकाउंट ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। बच्चों, ऐसा जो भी पर्सन है दुनिया में जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब जो ट्रांजेक्शन पैसे में हो रहे हैं उसका हिसाब रखना चाहता है, इट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग ओनली। मैंने आपको बोला था, अकाउंटिंग आप भी करते हो, आप आपके मोबाइल के एप्लीकेशन में नोट्स में लिख के रखते हो, या नोटबुक के आखिरी आखिरी पेज पर लिख के रखते हो कि एग्जैक्टली आपने कितना खर्चा किया, पॉकेट मनी मिला था, कितना खर्चा किया, कितना सेव किया, सब कुछ आप लिख के रखते हो। इसका मतलब आप भी अकाउंटिंग करते हो। ठीक है। अकाउंटिंग हर कोई करता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट सबसे रिलेटेड है। आगे, hence rightly called as language of business। ठीक है, सब कुछ हो गया। जनरली द टर्म अकाउंटिंग रेफर्स टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेसिकली सिर्फ अकाउंटिंग वर्ड किया तो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड ही होता है, बट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस इन सिस्टमैटिक मैनर। बुक कीपिंग में एंड अकाउंटेंसी में क्या आता है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, बहुत सारी चीजें। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट का फायदा क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट। फर्स्ट इज रियलाइबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर अकाउंटिंग के कंसेप्ट फॉलो किए, अकाउंटिंग के कंसेप्ट अगर फॉलो किए, तो हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने मिलेगा वो ट्रू रहेगा, रियलाइबल रहेगा, मतलब एक्चुअल में बिजनेस की रियल पोजीशन हमें समझ जाएगी। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट की वजह से यूनिफॉर्मिटी होती है, मतलब अगर मैंने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, आपने बनाया, आपके बाजू वाले ने बनाया, मेरे कॉम्प्यूटर ने बनाया, सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम रहेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट, क्योंकि अकाउंटिंग कंसेप्ट तो हर बिजनेस को सेम एप्लीकेबल है। ओके। नेक्स्ट इज जनरली एक्सेप्टेड बेसिस ऑफ मेजरमेंट। बच्चों, यहाँ पे मेजरमेंट में क्या होता है? अगर किसी ट्रांजेक्शन की वैल्यू हमें मेजर करनी है, किसी ट्रांजैक्शन की अगर वैल्यू मेजर करनी है, तो जनरली एक्सेप्टेबल बेसिस होना चाहिए। मतलब जैसे रुपीस में सब चीजें काउंट की जाती है तो एक्सेप्टेबल बेसिस है ना, तो वैसे ही जनरली एक्सेप्टेड बेसिस होना चाहिए अकाउंटिंग कंसेप्ट का। मतलब पूरे जितने भी बिजनेस है ना, बिजनेसमैन हर एक ने ये अकाउंटिंग टेक्निक, अकाउंटिंग कंसेप्ट फॉलो करना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू ऑल। अकाउंटिंग कंसेप्ट की वजह से हर यूजर को, जो भी इन्वेस्टर है, क्रेडिटर्स है, कस्टमर है, जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने वाला है, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है। एंड लास्ट इज वैलिड एंड एप्रोप्रिएट एजम्पशन। वैलिड एंड एप्रोप्रिएट एजम्पशंस। अकाउंटिंग में हम
ये सीखते हैं कि हमें अगर कुछ एजम्पशन करना है, एजम्पशन मतलब कुछ चीजें हम एज्यूम करते हैं ना बच्चों, मैथ्स में आपने एक एज्यूम किया होगा बहुत बार, जो चीज हमें नहीं पता वो हम कुछ कंसिडर कर लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं, उसे बोलते हैं एजम्पशन। सो अकाउंटिंग करते हुए हमने वैलिड एजम्पशन लेने चाहिए, इसलिए अकाउंटिंग कंसेप्ट का बेनिफिट है। ठीक है, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट हम जो सीखने वाले हैं अब तक सीखे नहीं है, लेकिन सीखने के पहले उन्होंने ये बता दिया सीखने का फायदा क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जनरली एक्सेप्टेबल रहेगा, मतलब सब लोग यही चीजें एक्सेप्ट करेंगे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, सबको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगा बिजनेस के बारे में, और वैलिड एजम्पशन हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये सब हमने इंपॉर्टेंस तो देख लिया, लेकिन अब ये देखना जरूरी है विच आर द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ विच आर द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ बिजनेस। बच्चों ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अकाउंटिंग की, उसमें फर्स्ट है बिजनेस एंटिटी। बच्चों बिजनेस एंटिटी एकदम मस्त कंसेप्ट है, ध्यान से समझ लो एकदम। हाँ, बिजनेस एंटिटी क्या बोलता है, दिस कंसेप्ट इंप्लाइज दैट, बच्चों आपका वो येलो बार के पास ध्यान होना चाहिए, दिस कंसेप्ट इंप्लाइज दैट यूनिट इज सेपरेट, business unit is separate and distinct from owner or owners. ओके, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का सिंपल सा कहना है कि बिजनेस यूनिट ये एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट पर्सन है और ओनर अलग है। मतलब अगर के कॉमर्स अकेडमी की बात करें तो के सीए ये क्लास अलग है और कुणाल कटारिया ये पर्सन अलग है, ये बोलता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्लास किसका है, मेरा है, सब कुछ ठीक है, प्रॉफिट किसका हुआ, मेरा हुआ, आपने फीस दी, किसे मिली, मुझे मिली, गलत, मुझे नहीं मिली, के सीए क्लास को मिली, इनकम मुझे नहीं हुआ, के सीए क्लास को हुआ, ना मेरा नहीं हुआ, के सीए क्लास का हुआ। सर आप ही तो हो ना, आपका ही क्लास है, अरे हाँ मेरे भाई, ओनर में अकेला हूं, डजंट मैटर एट ऑल। हमें बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस यूनिट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओनर, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, मैं और मेरा बिजनेस दोनों चीजें टोटली सेपरेट है फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। रियलिटी में जाने दो, रियलिटी में सब कुछ मेरा ही है, अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं मैं, अकाउंटिंग में ओनर अलग और बिजनेस अलग। ठीक है, नेक्स्ट, दैट इज द पर्सन हु सप्लाई कैपिटल टू इट। हाँ, ओनर मतलब जो बिजनेस में पैसा सप्लाई करता है, कैपिटल देता है वो, और उसका बिजनेस अलग है। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट के बेस पे अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। बच्चों जब अकाउंट्स हम बनाएंगे, हम अभी अभी पढ़ने वाले हैं ना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है पढ़ना, तो जब हम अकाउंटिंग देखेंगे डिटेल में, यू विल कम टू नो दिस बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। ये जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट के बेस पे प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंट्स जो बनाए जाएंगे, अकाउंट्स जो बनाए जाएंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाएंगे, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हेंस द बिजनेस इज लाइबल टू द ओनर फॉर द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। इसलिए बिजनेस लाइबल रहेगा किसे, ओनर को, फॉर द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। मतलब मैं हूं कुणाल कटारिया, ठीक है, एज द के, समझ लो बच्चों ठीक से ये क्या कहना चाहते हैं, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं। के सी ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा क्लास है, और के ये मेरा नाम है, मैं आई एम माई सेल्फ, ठीक है, मैं खुद हुए। मैंने बिजनेस जब स्टार्ट किया, मतलब जब क्लासेस स्टार्ट किए, मान लो मैंने क्लासेस में इन्वेस्ट किए थे 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज मैंने इन्वेस्ट किए थे के सी में, और बिजनेस स्टार्ट किया था। अब हम अगर बिजनेस की अकाउंटिंग करें तो बिजनेस के लिए, के सी के लिए ये एक लायबिलिटी है कि उसने के से पैसा लिया है और उसको 3 लाख रुपया वापस करना पड़ेगा। मतलब ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है कि उसको ओनर को पैसा वापस देना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये है बिजनेस, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है कि ओनर को पैसा फ्यूचर में देना पड़ेगा। ये क्यों कंसेप्ट आया, बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, क्योंकि बिजनेस में एंटिटी कंसेप्ट में बोल दिया कि बिजनेस और ओनर अलग है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इसलिए यहाँ पे बोला, देखो सर यहाँ पे दिया, देखो लास्ट लाइन में, बिजनेस इज लाइबल टू ओनर, बिजनेस लाइबल रहेगा ओनर को देने के लिए फॉर द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट, जो भी कैपिटल आया वो वापस देना पड़ेगा, इसलिए वो लायबिलिटी रहेगा बिजनेस का। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो एक कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम जाए, ओनली, अरे भाई क्या चल रहा है,
ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिंपल सा इनका कहना है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का, क्योंकि बिजनेस अलग और ओनर अलग है ना, तो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखो, वही सिर्फ अकाउंटिंग में आने चाहिए। ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस के अकाउंटिंग में नहीं लिखे जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ बिजनेस के ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे। मतलब अगर मैंने कपड़े खरीदे, मैंने नया नया अभी सूट बूट खरीदा खुद के लिए, तो ये हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग में कहीं नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा पर्सनल मामला है। अगर मैं बिजनेस के लिए खर्चा किया, बिजनेस का खर्चा हुआ, केकेसीए का एक्सपेंस हुआ, तो फिर वो अकाउंटिंग में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बट देयर ट्रांजैक्शंस विद द बिजनेस सच एज कैपिटल कंट्रीब्यूटेड टू बिजनेस और कैश विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन ये बात है बच्चों, अगर मैंने पर्सनल प्रॉपर्टी से बिजनेस में कुछ लाया, मतलब कैपिटल लाया, या फिर बिजनेस में से पर्सनल पर्पस के लिए कुछ लेके जा रहा हूँ, मतलब ड्राइंग्स कर रहा हूँ, तो ये ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, ट्रांजैक्शन विद द बिजनेस सच एज कैपिटल कंट्रीब्यूटेड टू बिजनेस और कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सीधी सी बात है कि पर्सनल एक्सपेंसेस तो हमें नहीं लिखने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन अगर बिजनेस में से पैसा जा रहा है, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ही सही, बिजनेस में से अगर पैसा जा रहा है तो बिजनेस में हमें अकाउंटिंग में दिखाना पड़ेगा। या फिर बिजनेस में अगर पैसा आ रहा है, पर्सनल एक्सपेंसेस, सॉरी, पर्सनल कैश से, पर्सनल उसके लाइफ से ओनर ने अगर पैसा लाया बिजनेस में, तो वो भी हम अकाउंटिंग में दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस ऑफिस। मान लो कि जो बिल्डिंग है उसका हाफ प्लेस हम यूज करते हैं बिजनेस के लिए, एंड हाफ बिल्डिंग यूज फॉर रेसिडेंस ऑफ प्रोपराइटर। मतलब मान लो मेरे पास 2 फ्लोर का घर है, एक फ्लोर मैं बिजनेस के लिए यूज करता हूँ, क्लासेस के लिए, और एक फ्लोर रहने के लिए। ठीक है, अब इफ द टोटल रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज 50,000, अगर 50,000 उस बिल्डिंग का रेंट है, तो 25,000 तो क्लास का हुआ, एक फ्लोर क्लास का है, मतलब ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर हुआ, टेंशन नहीं है। लेकिन 25,000 जो हुआ है पर्सनल एक्सपेंसेस, ये होगा ड्राइंग्स। पर्सनल एक्सपेंस क्यों? क्योंकि घर का है ना भाई रेंट, समझ रहे हो? ऑफिस का रेंट बिजनेस का खर्चा होता है, लेकिन ये जो 25,000 है ये प्रोपराइटर के घर का, ओनर के घर का रेंट है, तो ये ड्राइंग से बच्चों पर्सनल एक्सपेंस है। ये पर्सनल एक्सपेंस है, मतलब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम नहीं दिखाएंगे, मतलब ड्राइंग्स नाम से दिखाएंगे, अलग से रेंट वगैरह नहीं दिखाएंगे। ओके, वापस बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनो। ठीक है, अ, अगर ओनर ने अगर ओनर ने कुछ बिजनेस में लाया, होम टू बिजनेस, हाउस टू बिजनेस, जो भी है, तो पर्सनल लाइफ में से, डोमेस्टिक में से कुछ अगर बिजनेस में लाया, तो ये होता है कैपिटल। ठीक है, इसकी एंट्री बिजनेस में की जाती है। और इवन इवन अगर बिजनेस में से कुछ पर्सनल यूज के लिए लिया, तो उसकी भी एंट्री होती है एज अ ड्राइंग्स। ये होता है कैपिटल, एंट्री होता है एज अ ड्राइंग्स। तो ये एंट्री लिखा जाएगा, लेकिन ड्राइंग्स के मतलब पैसे विड्रॉ करने के बाद उसका क्या किया, उसका एंट्री नहीं होगा। समझ गए बच्चों? अगर मैंने बिजनेस में से 50,000 ले लिए, 50,000 ले लिए ना, तो तुरंत बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दिया जाएगा ड्राइंग्स 50,000 है। ठीक है, बिजनेस से पैसे गए तो बिजनेस में तो लिखना पड़ेगा। एक बार मैं 50,000 रुपए लेकर गया, फिर वो पैसे का क्या किया मैंने, उसका अकाउंटिंग कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि हम बिजनेस का अकाउंटिंग करते हैं, पर्सनल अकाउंटिंग नहीं। ठीक है, और एग्जैक्टली अपोजिट, अगर बिजनेस में हमने पैसा लाया तो उसका अकाउंटिंग किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में इधर आ रहा है या फिर जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए यही छोटा सा सेशन 45 मिनट्स का। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे बिजनेस अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। तो कर लिया, इसके साथ साथ बच्चों हम ये कंसेप्ट देखेंगे। सो वी हैव टू सी इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट हम देखेंगे। सो एक कंसेप्ट पूरा हुआ है, बहुत सारे कंसेप्ट है, इंटरेस्टिंग है, और डेफिनेटली आपको ऐसे ही मजा आता रहेगा, बढ़ता जाएगा मजा, जब आप स्टडी में पूरी तरह से घुल मिल जाओगे। Okay, students, so see you in the next episode. तब तक के लिए keep smiling and bye bye.